हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न विद प्रीतम चौधरी में। आज इस प्लेटफॉर्म पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बार फिर से हमारा इंडिया की इकोनॉमी का इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसके अंदर से एक क्वेश्चन आना तो बनता है। अगर नहीं आता है अलग बात है, लेकिन मेरा जो आइडिया है वो कहता है कि एक क्वेश्चन तो यहाँ से आना ही चाहिए। हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, नीली क्रांति या ब्लू रिवॉल्यूशन, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जाम ओरिएंटेड मैंने इसका कंटेंट रखा है, बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं रखा। जो फैक्ट्स सीईटी के एग्जाम में आ सकते हैं उसी के ओरिएंटेशन में मैंने इसको रखा है। ओके, जो ब्लू क्रांति, नीली क्रांति या ब्लू रिवॉल्यूशन है, इसका संबंध पहली बात तो किससे है, इसी पे एक क्वेश्चन बनता है। जो ब्लू रिवॉल्यूशन है, नीली क्रांति, इसका उद्देश्य मत्स्य पालन में वृद्धि करना है। इसका संबंध किससे है? मछली पालन या मत्स्य पालन जो है उसमें वृद्धि करना है। भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है। भारत में ब्लू रिवॉल्यूशन या नीली क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी, 1985 से 1990 के बीच में। मत्स्य पालन एवं उत्पादों में पिछले दशक में 14.8% की विकास दर से क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। ये किस चीज का परिणाम है? आपका ब्लू रिवॉल्यूशन या मत्स्य जो एक पालन के अंदर वृद्धि की क्रांति जिसको हम कह सकते हैं, उसका परिणाम क्या है कि पिछले दशक में, यानी कि जो पिछला डिकेड था, पिछला दशक था, क्योंकि ये इससे चल करके बंद नहीं हुई है, कंटिन्यूअसली चल रही है। इनफैक्ट हम आगे देखेंगे कि ब्लू रिवॉल्यूशन 2.0 या ब्लू रिवॉल्यूशन या नीली क्रांति मिशन 2.0 जो है वो एक और स्टार्ट किया गया है। तो इसी के बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि वर्तमान में जो मत्स्य पालन की विकास दर है वो कितनी है? 14.8 है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिस पे क्वेश्चन बनता है। फिशरीज का मतलब है मत्स्य पालन, तो फिशरीज का भारत की जीडीपी में 1% का योगदान है। भारत की कुल जीडीपी में, भारत की टोटल जीडीपी में फिशरीज या मत्स्य पालन का जो योगदान है वो कितना है? 1%। और भारत की जीडीपी के अगर हम अलग अलग फैक्टर देखते हैं तो कृषि क्षेत्र के अंदर इसका योगदान 5% है। कृषि क्षेत्र के अंदर आपकी फिशरीज भी आता है, पशुपालन भी आता है, एग्रीकल्चर खुद भी आता है। तो कृषि क्षेत्र के अंदर जो है इसका जीडीपी में योगदान देखें तो वो आपका कितना है? 5%। ओवरऑल जीडीपी में 1% है वर्तमान में। तो ये डेटा आप याद रखेंगे, आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में ये पूछ सकते हैं। ओके, सरकार द्वारा उठाए गए कुछ जो प्रमुख कदम हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 2006 में की गई थी, जिसका भी एक इंपॉर्टेंट योगदान है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ब्लू क्रांति या कहें हम ब्लू रिवॉल्यूशन कहें या जो मत्स्य पालन के क्षेत्र की क्रांति की बात करें तो लेटेस्ट योजना जो काफी चर्चा में रही है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2019। इसके अंदर आपको ईयर पूछ सकते हैं तो ये ईयर याद रखेंगे। एक्वा एक्वेरिया इंडिया मीट, ये मत्स्य पालन को अलग अलग क्षेत्रों में केंद्रित करके हर साल बढ़ावा देने से संबंधित होने वाली एक मीटिंग है। अलग अलग क्षेत्र में, जैसे कि इनलैंड वाटर रिसोर्सेज हैं, तालाब हैं, झीलें हैं, इनमें हो गया। नदियों में तो नदियों से संबंधित एक बार मीटिंग हुई है। कोस्टल एरियाज में तो कोस्टल एरिया मतलब तटीय क्षेत्रों के अंदर। डीप जो सी एरिया है, जो गहराई वाले समुद्री क्षेत्र हैं, उनके अंदर मत्स्य पालन। तो इनमें नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करना, मछुआरों को ट्रेनिंग देना, कैसे मत्स्य पालन बढ़ाया जा सकता है। मत्स्य जो प्रोडक्ट हैं, मछली के अन्य जो प्रोडक्ट बनते हैं, सी फूड जिसको हम कह सकते हैं बेसिकली, वो कैसे बढ़ाया जा सकता है, इससे संबंधित इसमें बात होती है। एक्वा एक्वेरिया इंडिया मीट 2019 में इसकी 5th मीटिंग हुई थी, लास्ट मीटिंग थी ये।
ब्लू रिवॉल्यूशन 2.0 ये भी 2019 के अंदर लॉन्च किया गया। ब्लू रिवॉल्यूशन 2.0 यानी कि सेकंड वर्जन ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति का दूसरा वर्जन कब आया था? 2019 के अंदर, 2019 में। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि भारत जो है दुनिया के अंदर दुग्ध उत्पादन के अंदर पहला देश है, ऐसे ही भारत का मछली उत्पादन के क्षेत्र में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेशन, जिसमें हमने ब्लू रिवॉल्यूशन के बारे में देखा। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा, और इसकी जो पीडीएफ है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीतम चौधरी, जिसका लिंक हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब या हरित क्रांति के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में, विश्व के अंदर हरित क्रांति को शुरू करने का श्रेय नॉर्मन बोरलॉग को दिया जाता है। इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1970 में उच्च उपज की जो किस्में थी, हाई यील्डिंग वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी का मतलब होता है कि जो बीज यूज में लिया गया है वो जब पौधा बनेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या देगा? फ्रूट यील्ड करेगा, अनाज का उत्पादन करेगा। यानी कि एक मटर के बीज से खूब अच्छी मात्रा में बाद में मटर की फलियां लगेंगी और अच्छे से मटर का उत्पादन होगा। एक जो गेहूं का बीज है उससे काफ़ी अच्छा गेहूं का पौधा बनेगा। इनको कहते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी, उच्च उपज वाली किस्में। तो इन्होंने क्या किया था? आविष्कार किया था, और अच्छी उत्पादन वाली किस्में हमारे पास में होंगी, उसी से तो अधिक से अधिक उत्पादन होगा। और यही हरित क्रांति का क्या था? उद्देश्य। हरित क्रांति का उद्देश्य था कि देश के अंदर अच्छा अधिक मात्रा में अनाज का उत्पादन हो, जिससे हम हमारे खाद्यान्न की जो कमी है उसको दूर कर सकें। ओके, तो इसके लिए इनको नोबेल शांति पुरस्कार भी 1970 के अंदर मिला, हाई उपज की किस्में उत्पादन करने के लिए। भारत में एमएस स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। 1967-68 से 1977-78 की अवधि में खाद्यान्नों में वृद्धि के लिए क्या किया गया था? भारत में हरित क्रांति के कॉन्सेप्ट को अपनाया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन को। तो पीक टाइम कौन सा, या शुरुआती पीक टाइम, पहला चरण का पीक टाइम कौन सा माना जाता है? जब जिस टाइम पे 1967-68 जब भारत ने लगातार 2 युद्ध झेले थे, एक 1961-62 के अंदर आपका चाइना के साथ में, 1965 में पाकिस्तान के साथ में, तो हमारे देश में खाद्यान्न की बहुत कमी हो गई थी। उस कमी को पूरा करना था सरकार का उद्देश्य, और इसके लिए हमने हरित क्रांति के मेथड को अपनाया था। तो 1967-68 से 1977-78 की जो अवधि थी उसमें अधिकाधिक खाद्यान्न का उत्पादन हमारा लक्ष्य था। उसी की प्राप्ति के लिए जो टेक्निक, जो तरीके, जो हमने अपनाया था वो उसको कहते हैं हम हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। और भारत में इसका जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन, विश्व स्तर पे नॉर्मन बोरलॉग। ओके, वित्त पोषण किया था किसने? 1967-68 से 77-78 के दौरान पे भारत सरकार और फोर्ड एंड रॉकफेलर फाउंडेशन ऑफ अमेरिका। ये आप अच्छे से याद रखेंगे कि जो प्रथम चरण था उसका वित्त पोषण भारत सरकार के अलावा फोर्ड एंड रॉकफेलर फाउंडेशन ऑफ अमेरिका इसने किया था। और प्रथम चरण में जो मुख्य फसलें गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि को क्या किया गया था? लक्षित किया गया था। हरित क्रांति के मूल तत्व क्या हैं? देखिए, कृषि क्षेत्र का विस्तार, यानी कि एग्रीकल्चर का एरिया जो है वाइडन करना, उसको विस्तार देना, ये क्या है? प्रथम लक्ष्य है, मूल तत्व है। दोहरी फसल प्रणाली, यानी कि एक ही फसल नहीं उगाएं किसान, और भी फसलें उगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें, हर एक सीजन में करें, ये इसमें ध्यान रखा जाता है। उन्नत अनुवांशिकी के बीजों का उपयोग, हाई क्वालिटी के, हाई यील्डिंग वैरायटी के जो सीड्स हैं, बीज हैं, उनका उपयोग।
क्रांति में शामिल महत्वपूर्ण फसलें कौन सी थी? याद रखेंगे, एक एक को रट लेना। गेहूं था, चावल था, ज्वार, बाजरा और मक्का। ना तो इसमें गन्ना शामिल है, अगर गन्ना दिखे तो क्रॉस करना है, ना ही मूंग शामिल है, इसको क्रॉस करना है तो, और ना ही चना शामिल है। आप, ये मैं जानबूझ के बता रही हूं, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हरित क्रांति में शामिल कौन सी फसल नहीं थी? नहीं थी के अंदर जो थी वो 5 याद रखिए, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का। पहले चरण में कौन सी थी? गेहूं और चावल थी। ओके, अब हम हरित क्रांति के फैक्ट्स के बारे में समझ लिया, कौन सी फसलें हैं, इसके मूल तत्व कौन से हैं, जनक कौन है, कौन सा टाइम था जब ये लागू किया गया। अब हम हरित क्रांति के प्रभावों के बारे में चर्चा करते हैं। सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव, इस पे भी स्टेटमेंट की फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आएगा तो एक ही, अब ये तो एग्जामिनर पे है कि वो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है या फिर आपसे एनालिटिकल क्वेश्चन पूछता है। तो मैंने यहाँ पे दोनों ही कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको दे ही दी है, साथ में ही आपको जो है एनालिटिकल अगर हम देखें तो सकारात्मक प्रभाव क्या रहे। ऑब्वियस सी बात है, हरित क्रांति खाद्यान्न में या फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए थी, तो फसलों का उत्पादन में वृद्धि हो गई। खाद्यान्न से अगर हमारी खुद के खाद्यान्न की उत्पादन वृद्धि बढ़ी है तो आयात में क्या हो गई? कमी। जो पहले गेहूं हम अमेरिका से आयात करते थे, दालें और आयात करते थे अधिक मात्रा में, उनके आयात में क्या हुई? कमी। आयात यदि हम कम कर रहे हैं तो दैट मीन्स हमारा पैसा बाहर कम जा रहा है, हमारी खुद की जीडीपी स्ट्रांग हो रही है, हम निर्यात कर रहे हैं। इनफैक्ट किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई, ज्यादा उत्पादन होगा तो किसानों की आय बढ़ेगी। औद्योगिक विकास, जो कृषि से संबंधित उद्योग थे जैसे कि कृषि मशीनीकरण, ट्रैक्टर से और बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे उनकी संख्या में बढ़ोतरी होने लगी, किसान ज्यादा यूज करने लगे, तो इससे रोजगार के भी साधन क्या हुए? एक तरीके से इस पर्टिकुलर क्षेत्र में बढ़े। उर्वरक उद्योग था, उसको फायदा पहुंचा। कीटनाशक उद्योग, इन सभी उद्योगों में क्या हुई? वृद्धि हुई। ग्रामीण रोजगार के अंदर वृद्धि हुई। तो ये इसके क्या हैं? सकारात्मक प्रभाव हैं। लेकिन जैसा कि होता आया है, हर एक चीज का पॉजिटिव इम्पैक्ट ही नहीं होता, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, नकारात्मक प्रभाव भी। तो नकारात्मक प्रभाव कौन से हैं? गैर खाद्य अनाजों को इसमें शामिल नहीं किया गया, यानी कि जो व्यापारिक फसलें थी, कपास, गन्ना, जिनसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकता था, ज्यादा पैसा कमाया जा सकता था, उन पे ध्यान नहीं दिया गया। तो गैर खाद्यान्न जो फसलें थी वो भी शामिल की जानी चाहिए थी, उनको नहीं किया। ज्यादातर जो कवरेज था, जिन भी फसलों के हाई यील्डिंग वैरायटी, अधिक उत्पादन वाली किस्में विकसित की गई थी, उन्हीं तक ज्यादा कवरेज का ध्यान रहा। क्षेत्रीय असमानताएं जो थी वो बढ़ी। हम सभी को पता है कि नॉर्दर्न इंडिया का जो आपका उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, इस क्षेत्र के अंदर हरित क्रांति का बहुत ज्यादा पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिला था, बहुत ज्यादा उत्पादन हुआ। जबकि अगर हम साउथ इंडिया या मिडिल इंडिया की बात करें तो उसके अंदर क्या हुआ था? इसका प्रभाव कम था। इससे क्षेत्रीय असमानता हो गई किसानों में। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसानों का उत्पादन बढ़ गया, उनकी आय बढ़ गई, जबकि बाकी क्षेत्र के जो किसान थे उनकी आय वैसी ही बनी रही। तो क्षेत्रीय असमानताएं। रसायनों का अत्यधिक उपयोग हुआ, अधिक उत्पादन के चक्कर में बहुत ज्यादा रसायनों वाले जो यूरिया है, इन सब का, उर्वरकों का उपयोग बहुत हुआ। तो इससे स्वास्थ्य पे और पर्यावरण पे, इकोसिस्टम पे क्या देखने को मिल रहा है? नेगेटिव इम्पैक्ट। पानी की खपत बढ़ गई। अभी जहां पे आपका चावल नेचुरली नहीं होता है, उस क्षेत्र में, जैसे कि पंजाब में, पंजाब चावल के लिए नहीं बना, लेकिन वहां की जमीन, मिट्टी चावल के लिए उतनी अनुकूल नहीं थी, फिर भी चावल का उत्पादन हो रहा। तो बहुत ज्यादा मात्रा में पानी चाहिए होता है चावल के लिए, तो पानी की खपत बढ़ गई। तो पानी के रिसोर्सेज के लिए दोहन बढ़ गया, और पानी के जो रिसोर्सेज की पीने की और बाकी काम के लिए क्या हो गई? कमी हो गई। मृदा व फसल उत्पादन पर प्रभाव पड़ा, बिकॉज जो मिट्टी किसी एक पर्टिकुलर फसल के लिए अनुकूल थी वो इसमें नहीं रही, तो उस पे नेगेटिव इम्पैक्ट। और ओवरऑल स्वास्थ्य पे इन रसायनों का, इन सब का क्या हुआ? नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा।
सो दैट्स ऑल अबाउट ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। आई होप आपको इसमें फुल कवरेज मिला होगा। इससे रिलेटेड जो आपकी कंटेंट की पीडीएफ एंड जो पिछली क्लासेस थी उनकी भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीतम चौधरी पे मिल जाएगी। आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा एंड अच्छे से अपना रिवीजन कीजिएगा। आई होप यू विल डू योर बेस्ट। थैंक यू सो मच।